नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक की क्लास में हमने 20-21 क्वेश्चन जो थे वो पिछली क्लास में आर्थिक भूगोल के वो डिस्कस कर लिए थे। और ये हम लगभग इस टॉपिक के जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आर्थिक भूगोल के पढ़ने वाले हैं। और आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से जब भी प्रश्न आते हैं तो बड़े लेवल के आते हैं। क्योंकि अब की बार ग्रेड फर्स्ट में यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आए थे, जिसमें उन्होंने वेबर वाला जो है वो पूछा है, वान थ्यूनेन का जो है प्रश्न पूछा है, क्रिस्टालर का प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हमने इससे पहले जो है 20-21 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे, और आज के क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी क्लास का। सभी का अभिनंदन, स्वागत है। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जुड़े हमारे साथ में। थैंक यू। चलो भाई, निम्न में से किसने उद्योग की अवस्थिति सिद्धांत नहीं दिया? इनमें से कौन सा भूगोलवेता है जिन्होंने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत नहीं दिया है? DM स्मिथ, टॉड पॉलंडर, EM हूवर और लुइस के द्वारा। इसमें से किस भूगोलवेता के द्वारा ये सिद्धांत नहीं दिया गया है? तो DM स्मिथ के द्वारा दिया गया है, टॉड पॉलंडर के द्वारा दिया गया है, EM हूवर के द्वारा दिया गया है, परंतु लुइस के द्वारा कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है। DM स्मिथ के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है तो मैं आपको बता दूं, अधिकतम लाभ का सिद्धांत जो है, अधिकतम लाभ का सिद्धांत, अधिकतम लाभ का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है मेरे भाई? ये दिया गया है DM स्मिथ के द्वारा। इसके बाद में बाजार लागत सिद्धांत जो है या बाजार क्षेत्र सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? बाजार क्षेत्र सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके दिया गया है टॉड पॉलंडर के द्वारा। न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है, कौन सा वाला? न्यूनतम लागत सिद्धांत। कौन सा? न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है ये किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है? EM हूवर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लुइस इसका नहीं होगा, बाकी इन तीनों के द्वारा सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं 23 की, यहाँ पे बात करने वाले हैं। वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है बाजार, परिवहन लागत, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल का क्षेत्र। ठीक है, बाजार, परिवहन लागत और प्रौद्योगिकी और कच्चे माल का स्रोत। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी होगा, क्योंकि वेबर के अनुसार जो परिवहन लागत है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वेबर ने औद्योगिक प्रदेश का जब सिद्धांत दिया था तो इन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया था, और एग्जाम में बार बार पूछता है, आइसोडोपेन। इनका जो आइसोडोपेन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। और इसमें क्या कहा था इन्होंने? समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है परिवहन लागत के लिए, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? आइसोडोपेन। एक तो ये शब्दावली ध्यान रखना, और वेबर ने जो है ये परिवहन लागत का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण दिया था। 24 है, लॉस का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत आधारित है कुल उत्पादन लागत पर, ऊर्जा के स्रोत पर, परिवहन पर और श्रम पर। लॉस का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लॉस का औद्योगिक कुल उत्पादन लागत, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल उत्पादन लागत पे आ जाएगा। इन्होंने 1940 में जो जर्मन भाषा है उसमें अपनी जो पुस्तक लिखी थी, लॉस जो थे जर्मन भाषाई भूगोलवेता थे, 1940 में अपनी पुस्तक जो थी, बहुत ही शानदार पुस्तक दी थी इन्होंने, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। जो इनकी पुस्तक आई थी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन जो है 1954 में हुआ था। ठीक है, और इस पुस्तक में इन्होंने यही जो है उत्पादन लागत और उद्योगों से संबंधित जो है जानकारी इसमें इन्होंने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है? के कवाची, रे किटनेवकोव, JL बक और हेलबर्न। इनमें से कौन सा भूगोलवेता है जो कृषि प्रदेशों के सीमांकन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें JL जो बक है ये इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ये सभी के सभी भूगोलवेता जो हैं वो कृषि प्रदेशों के सीमांकन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? के कवाची,
रेटिकनिकोव और हेलबर्न, ये सभी के सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26। निम्न में से कौन सा कथन सस्य विविधि के संदर्भ में सही नहीं है? ये विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है, ये सस्य वैश्वीकरण के विपरीत होता है, इसे सस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है। भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिया था। सस्य विविधता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसे सस्य सांद्रता के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी इसमें सभी के सभी क्या है? सही हैं। ये सिद्धांत जो आया था सस्य विविधता वाला, ये भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेताओं ने सस्य इसके ऊपर कार्य भी किया था, इसके अनेक सूत्र भी आए हैं। और ये जो है जसबीर जो थे उनके द्वारा, यानी भाटिया और जसबीर इस सूत्र के मापन के लिए जाने जाते हैं। तो इसे सस्य सांद्रता के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, बाकी सबके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 है, वान थूनेन के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं? पहला है बाजार व पृष्ठभूमि के मध्य की दूरी, दूसरा है श्रम उपलब्धता, तीसरा है बाजार कीमतें और लागत, और चौथा है परिवहन लागत। अपने उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का मिलान कीजिएगा। ए और बी सी, ए सी डी, बी सी डी और ए बी सी डी, यानी कि चारों के चारों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? बाजार भी आता है, श्रम उपलब्धता भी आता है, ठीक है, और परिवहन लागत भी आती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है? तो ध्यान रखना, वान थूनेन बाजार और पृष्ठभूमि के मध्य की दूरी की बातें नहीं करता है, बाकी श्रम उपलब्धता की बातें करता है, बाजार कीमत और लागत की बातें करता है, परिवहन लागत की बातें करता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि ये जो जर्मन भूगोलवेता हैं वान थूनेन, इनका जो प्रसिद्ध जो लेख था कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लेकर के, दी आइसोलेटेड स्टेट, कौन सा था? दी आइसोलेटेड स्टेट, कृषि अवस्थिति के बारे में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, ये 1826 में ये प्रकाशित हुई थी और ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया? कीकू काजू डोई के द्वारा, डी थॉमस के द्वारा, VLC जॉनसन के द्वारा, और JC वीवर के द्वारा। फसल संयोजन का हमने पिछला जो पेपर पढ़ा था वहाँ पर भी इस प्रश्न को बहुत बार डिस्कस किया है। JC वीवर का नाम यहाँ पे हम लेंगे क्योंकि सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का जो है प्रयोग किया था। बाकी ये सभी भूगोलवेता हैं, कीकू भी है, थॉमस भी है, जॉनसन भी है, ये सभी फसल संयोजन से जुड़े हुए हैं। परंतु इन्होंने जो दिया था नियम अमेरिका के एक क्षेत्र को निर्धारण मान के, और इन्होंने एक सूत्र भी दिया था, सस्य स्क्वायर बराबर सिग्मा डी और बटे एन वाला जो सूत्र दिया था, ये सी का मतलब है सस्य और सस्य संयोजन का प्रसरण मान, एन का मतलब होगा सस्य संयोजनों की संख्या की बात करता है, और डी का मतलब होगा वास्तविक तथा सैद्धांतिक सस्यों के प्रतिशत का अंतर यहाँ पे दिया गया है। तो वीबर का जो है न्यूनतम विचलन सिद्धांत भी क्या रहा? प्रसिद्ध रहा है। कौन सा वाला? न्यूनतम विचलन जो विधि थी कृषि क्षेत्र में, वो इसकी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 29, फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक और धनात्मक विचलन विधि दी गई है। SM रफीउल्लाह के द्वारा, PN अय्यर के द्वारा, RK बनर्जी के द्वारा और SM सफी के द्वारा। फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक और धनात्मक विचलन विधि किस भूगोलवेता के द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SM रफीउल्लाह। ध्यान रखिएगा, भारतीय भूगोलवेता हैं और इनका जो कृषि के क्षेत्र में योगदान रहा, भारत में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे और इसके मापन के आधार पर इन्होंने बहुत अच्छे जो है प्रयास किए थे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक सूत्र दिया, सस्य बराबर सिग्मा डी स्क्वेयर डी एन स्क्वेयर बटा एन इन्होंने जो ये सूत्र दिया था, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक की बात करता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये जो सूत्र इन्होंने दिया था, इसमें इन्होंने इन सिद्धांतों की यहाँ पे क्या की थी? बात की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन संख्या 30, कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि उत्पादकता का ज्ञान और ज्ञात करने की विधियां, और एक तरफ है प्रस्तावक। इसमें से आपस में सुमेलित करना है, जो नहीं है उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा है, बाकी सभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जेके जिप का जो ये सिद्धांत है यही नहीं मिल रहा, बाकी सारे के सारे मिल रहे हैं। कोटि गुणांक पद्धति कैडोल के द्वारा दी गई थी। जनसंख्या के संदर्भ में भूमि वहन क्षमता जो है वो डंडल स्टाम्प के द्वारा दी गई थी। और उत्पादक सूचकांक जो है वो एम सफी के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो है जेके जिप वाला, क्योंकि जेके जिप को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये किससे जुड़े हुए हैं? जेके जिप का बाजार अवस्थिति सिद्धांत के बारे में जो नियम था उससे जुड़े हुए हैं। बाकी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31 है, जी चिसॉल द्वारा वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल का अध्ययन नहीं है? ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत नहीं दिए हैं? व्यापारिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो इनके द्वारा नहीं दिया गया है? तो इन्होंने व्यापारिक उपागम की बात नहीं की है, जबकि इन्होंने मूलतः 3 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। भूगोल की शाखाओं को इन्होंने 3 रूप में बांटा है, सैद्धांतिक, प्रादेशिक और क्रमबद्ध, जबकि व्यापारिक जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया है कृषि भूगोल के संबंध में। क्वेश्चन संख्या 32 है, निम्नलिखित कथनों का स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। अन्य प्रदेशों से पृथक हैं, अपनी आवश्यकता को पूर्ण करना है, परिवहन के साधनों से जुड़े होना है, सभी सेवा इकाइयों में से प्राप्त करना, और उनके अपने उत्तर का चयन करके नए कूट का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये यहीं तक है, ध्यान रखना। सभी सेवाएं इकाई में ही क्या करना, प्राप्त करना। यहाँ से आपको उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे हम उत्तर चुनेंगे डी क्यों चुनेंगे, क्योंकि इसमें सी नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। अन्य प्रदेशों से पृथककरण की बात करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना हुआ है, परिवहन के साधनों से जुड़े होना, इसकी बातें ये नहीं करता है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, और सभी सेवाएं इकाई में प्राप्त करना ही इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा क्वेश्चन संख्या 33, कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है? बंद अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और अंतरखंडीय अवस्था। क्या प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है? तो भैया कौन सी यहाँ पे अर्थव्यवस्था होगी जो स्थानिक पर आधारित नहीं है? तो ये नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था होती है ये नहीं होगी। बाकी बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और अंतरखंडीय अवस्था जो है ये किस पर आधारित होती है, स्थानिक संगठन पर आधारित होती है। जो लोकल गवर्नेंस होती है उसके ऊपर आधारित होती है, नियंत्रित जो होती है वो इसमें नहीं आती है। क्वेश्चन संख्या 34 है, भूगोल के विकास में प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, मानव विकास सूचकांक एचडीआई, जन्म और मृत्यु दर और नियोजन स्तर में भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है 34 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी का मतलब हो जाएगा ए, बी और सी। देखिएगा सामान्य सूचकांक भूगोल विकास के लिए किसकी बात करता है, जीएनपी की बात करता है, एचडीआई की बात करता है, जन्म और मृत्यु दर की बात करता है, परंतु नियोजन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एम.टी. सैलडर इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, W.C. प्लोडेन सेंसस ऑफ इंडिया, F.W. नोटस्टिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और E.G. रेवनस्टीन के द्वारा लॉज ऑफ माइग्रेशन। इनमें से कौन सा पुस्तक जो है वो आपस में मैच नहीं होता है? चलो जी, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसमें ए मैच नहीं होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, मैच होते हैं। तो ए क्या है, T.M. सैल्डर ने जो है वो कौन सी पुस्तक दी थी, इन्होंने द लॉ ऑफ पॉपुलेशन दिया था। इन्होंने इसका जो पुस्तक था लॉ ऑफ पॉपुलेशन, इनकी पुस्तक का नाम था लॉ ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पुस्तक ये इनकी नहीं थी। बाकी इनके द्वारा W.C. प्लोडेन के द्वारा सेंस ऑफ इंडिया, F.W. के द्वारा नोटस्टिन डेमोग्राफी ट्रांजिशन और
ईजी रेवस्टन के द्वारा लॉज ऑफ माइग्रेशन। तो इसकी राइट पुस्तक ये होगी, इसलिए ये पुस्तक क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 है, ए प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के में से गहनता से संबंध है। वापस देखिएगा, ए प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के गहनतापूर्ण सिद्धांत से क्या है, संबंधित है। ये दो बार रिपीट हुआ है यहाँ से। न्यूनतम लागत का सिद्धांत है, लाभ अभिवृद्धि कारक सिद्धांत है, पारिस्थितिकी सिद्धांत है और व्यवहार परक सिद्धांत है। 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार परक। एलन प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति को व्यवहार परक सिद्धांत से गहनपूर्ण संबंध दिया है, और न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, हूवर के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा, हूवर के द्वारा दिया गया था। एलन प्रेड के द्वारा कौन सा दिया गया है, व्यवहार परक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 37 है, लाभप्रदता के स्थानीय हाशियों के संबंध में डीएम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व की वर्गाकृति होगी वी-नुमा, ए-नुमा, एस-नुमा और चतुर्भुजाकार। ये किसकी बात करता है, डीएम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व की जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर वी-नुमा, ध्यान रखिएगा ये किसकी बात करता है, ये वी-नुमा की बात करता है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात करता है, ये डीएम स्मिथ में बात करता है। यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व की जो वर्गाकृति है वो किसके समान होगी, वी के समान होगी। अगला है 38, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कॉर पेरीफेर मॉडल का प्रतिपादन किया था। रोस्टो के द्वारा, फ्रीडमैन के द्वारा, मिर्डल के द्वारा और हॉर्समैन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कॉर पेरीफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब हो जाएगा फ्रीडमैन। ये सिद्धांत जो है कॉर पेरीफेरी मॉडल जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। फ्रीडमैन की एक विशेषता, इन्होंने केंद्रीय परिधि मॉडल में केंद्र और परिधि के संबंध को आपस में दर्शाया था। केंद्र में अमीर हो जाते हैं और परिधियों में क्या हो जाते हैं, जैसे सेंट्रल में जो है अमीर लोग हो जाते हैं और जो परिधि होती है उस पर जो है निर्धन लोगों का क्या रहता है, बसावट रहती है। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायक घनत्व और पोषण घनत्व। तो ये प्रश्न तो ग्रेड फर्स्ट में भी आया था, बहुत बार आता है ये प्रश्न। ये 3, 4 और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये वाली 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं वहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो इनको आराम से आप तसल्ली के साथ पढ़िएगा। इसको बोलते हैं कायक घनत्व। कायक घनत्व की सबसे मुख्य परिभाषा होती है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि क्षेत्र होता है। और ये वाला ध्यान रखना, आर्थिक घनत्व ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक घनत्व में क्या आएगा, आर्थिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। आर्थिक में ध्यान रखना कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन होगा, तो इसका आप विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और पूछ लेता है कृषि घनत्व क्या होता है। कृषि घनत्व, तो कृषि घनत्व में क्या आएगा, कृषि घनत्व में आएगा कार्य में लगी हुई जनसंख्या, यानी कि कार्यरत जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको विशेष चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पोषण की भी बात करें तो यहाँ पे पोषण में क्या आता है, पोषण में कुल जनसंख्या आती है एक तो, और बटे में क्या आएगा, कुल जनसंख्या बटे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। खाद्य फसल का जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। 40,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? लॉजिस्टिक कर्व, ग्रेटर देन ऑर्ग्यू कर्व, लेस देन ऑर्ग्यू कर्व और लॉरेंज कर्व। इनमें से कौन सा सिद्धांत है या कौन सा ऐसा मैप है जो इसकी आकृति को दर्शाता है? तो लॉरेंज कर्व की यहाँ पे बात करेंगे। ये गणितीय वक्र है जो विचलन की दृश्य सीमा को क्या करता है? दर्शाता है। लॉरेंज वक्र एक गणितीय है और मैक्स लॉरेंज नाम के एक विद्वान थे, उनके द्वारा ये नाम से पता चल जाएगा, मैक्स लॉरेंज जो भूगोलवेता है उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और इन्होंने आपकी जो समग्र श्रेणी है संचयी वाली उसमें इनको बनाकर इन्होंने दिखाया था। कैसी रही क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। क्लास की पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बागड़ी सर RES, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, इसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आप अपनी कोई भी पर्सनल सुझाव हो, आमंत्रण हो, आप दे सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।